भारतीय संविधान क्या है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो तीन चार चीज़ों के बारे में देखिए, हम लोगों को यहाँ आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस में कल मैंने कहा था कि वहाँ तीन चार शब्द लिखे हैं। एक तो लिखा है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखा है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और एक लिखा है सुशासन यानी कि गवर्नेंस। ये तीन शब्द लिखे हैं। इन तीनों के परस्पर जोड़ करके क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? जोड़ करके क्वेश्चन आते हैं। तीनों को सम्मिलित करके एक क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले यहाँ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं संविधान पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा राज्य व्यवस्था। तो संविधान की परिभाषा क्या है और क्या कैसा संविधान है इस बात को बताऊंगा। उसके बाद राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सुशासन के बारे में बताऊंगा और जनतंत्र के बारे में बताऊंगा। तो इन्हीं तीनों चारों टॉपिक्स को लेकर के ये क्लास अभी आगे बढ़ेगी और उसके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम निर्धारित करते जाएंगे। यहाँ समझने की बात है कि जो आपके सिलेबस में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, देखिए संविधान एक व्यापक दस्तावेज है। इसको समझने के लिए थोड़े कुछ आधारभूत सिद्धांतों की आवश्यकता, जो ये आप पढ़ रहे हैं इन्हीं आयामों की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, हाँ, मैं आपको दो चीज़ें और बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। दो चीज़ अपने पास रखना है मेरे ग्रुप से लेकर के, मैं अभी आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें दूंगा। एक तो PYQ 10 ईयर का रखना है, यानी कि देखिए ये आप मैं भी अपने पास रखता हूँ तो आपको भी ये रखना है कि 2013 से 23 तक का PYQ, ठीक है। तो 2013 से 23 तक का PYQ रख लीजिएगा। दूसरा अपने पास जो मैंने सिलेबस दिया है ये सिलेबस रख लीजिएगा, ऐसे फोटो कॉपी करा के, यानी कि 4-5 फोटो कॉपी सिलेबस के करवा सकती हैं। तो इस सिलेबस रखना है आपको मेंस वाला, और ये मेंस के क्वेश्चन रखना है। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन रखना है, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, तो वह रख लीजिएगा, ये अपने पास रखिएगा। बाकी ये जो सभी होंगे वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए। आगे चलते हैं। यहाँ है भारतीय संविधान। क्या है भारतीय संविधान, इसी के बारे में हम समझेंगे। चूंकि संविधान को जब हम जानेंगे तभी तो अपने हक को मांगेंगे, यानी कि ये आप समझिए कि संविधान को जानना आपके लिए कितना जरूरी है। अब देखते हैं संविधान है क्या आखिरकार। चलिए अब हम संविधान को समझेंगे कि संविधान है क्या। संविधान एक प्रकार का एक ग्रंथ है, बुक है। संविधान क्या है? एक प्रकार की एक बुक है। जैसे कि आप यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या दिख रही है आपको? ये बुक है, एक दिख रही है, इसमें लिखा है भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। यह एक बुक है। तो संविधान भी एक प्रकार की बुक ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है? संविधान एक प्रकार की बुक है। अब बुक है या पुस्तक है, अब इसको हम जो बुक को अच्छी भाषा में कहें तो दस्तावेज कह लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, तो फिर आप कहेंगे कि सर बहुत सारी बुक हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत बुक है, ये भी आप रखें, भारत का संविधान बुक है। तो ऐसे तो कई सारी बुकें हैं। फिर संविधान में और दूसरी बुकों में अंतर क्या है? तो कोई लोग कहते हैं कि भाई उसमें प्रशासनिक के बारे में, व्यवस्था के बारे में वर्णन है, इसलिए संविधान इन सामान्य बुकों से भिन्न है। तो मैं कहता हूं भारत की राज्य व्यवस्था जो एम लक्ष्मीकांत है, इसमें भी तो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है वर्णित, इसमें भी तो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था वर्णन है ना, जैसे संविधान में है। तो इसको संविधान क्यों नहीं कहते हैं? तो अब इसमें कुछ ऐसा कुछ होगा कि संविधान इन सामान्य बुकों से भी भिन्न होगा। द्वितीय कि जिसमें शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था इनसे अन्य बुकों में भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे भी भिन्न संविधान है। तो इसका क्या है? यानी कि संविधान एक दस्तावेज ना हो करके वह एक वैधानिक दस्तावेज है। क्या है मेरे मित्रों? तो संविधान केवल दस्तावेज नहीं हो करके संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। इस शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैधानिक दस्तावेज है। अब ये वैधानिक कैसे हुआ? देखिए, वैधानिक इसको बनाने के लिए आपको मालूम होगा कि संविधान को बनाने के लिए, हमारे इसको वैधता प्रदान करने के लिए किसने वैधता प्रदान की? तो हमारी संविधान सभा ने क्या की? वैधता प्रदान की। किसको? संविधान को। संविधान को वैधता किसने प्रदान की? बोलिए। तो की है संविधान सभा ने। आप लोगों को बोलते रहना है मेरे साथ। मैं तो यह चाहता हूं कि आप लाइव जुड़ जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि आप लाइव जुड़ नहीं सकते हैं। चलिए, तो आप क्या कि संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है, लेकिन यह केवल वैधानिक नहीं है। इसको वैधानिकता प्रदान किसने की है? संविधान सभा ने। अब संविधान सभा क्या होती है?
अब संविधान सभा क्या है कि संविधान बनाने के लिए हम लोगों ने एक संविधान सभा का निर्माण किया था। आप यहाँ देख रहे हैं ये लोग जो बैठे हैं ये संविधान सभा वाले बैठे हैं। आप ये फोटो देख पा रहे हैं, इसमें जो ये फोटो है इसमें क्या लिखा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं वह इसी प्रकार का पूछ लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये बैठे हुए हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नेहरू जी, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और कुछ ऐसी त्रुटि रहे यदि मेरे से तो आप लोग बता सकते हैं निसंकोच होकर के। मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, शिक्षा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि आप भी मुझे जो भी यदि कुछ त्रुटि रह जाती है तो कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं आगे सुधारने का प्रयास जरूर करूँगा। ओके मित्रों, आगे चलते हैं। तो संविधान सभा द्वारा वैधानिकता प्रदान की गई। किसको की गई? संविधान को। तो वैधानिक दस्तावेज किसने बनाया? इसे संविधान सभा ने। आगे चलते हैं। अब देखिए एक शासन प्रणाली जिसमें अब बात यह है कि इसमें क्या कौन थे। तो संविधान सभा में जो लोग थे वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। अब सीधे कहेंगे कि क्या सभी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे? नहीं मित्रों, कुछ मनोनीत थे और क्या कुछ जनता द्वारा भी चुने हुए थे। तो यहाँ तो वैसे मैंने देखो ये संविधान सभा की मांग के में कितने क्या सदस्य थे उसके बारे में लिखा है। हालांकि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, लेकिन दो बातें तो यहाँ से जान के चलिए कि कुछ निर्वाचित सदस्य थे और कुछ मनोनीत सदस्य थे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि निर्वाचित सदस्य थे और मनोनीत सदस्य थे, तो मनोनीत सदस्य कितने थे? एक यानी कि मनोनीत सदस्य 93 थे और निर्वाचित सदस्य 296 थे। हालांकि बाद में इसमें कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूं कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। अच्छा, निर्वाचित और मनोनीत में अंतर क्या होता है? देखिए, मनोनयन का मतलब होता है कि मैं इस व्यक्ति को लेकर के ऐसे बिठा दिया कि भाई आजा, तुम अच्छे हो, आ जाओ, इधर बैठ जाओ, ठीक है ना। लेकिन निर्वाचन करना कि जनता ने वोट डाला हो, फिर जनता से वो बहुमत प्राप्त करके या वोट मत प्राप्त करके और जीत करके गया हो, ये वाला होता है निर्वाचित। जैसे कि आपके विधायक निर्वाचित होते हैं, सांसद निर्वाचित होते हैं। मनोनीत व्यक्ति होता है कि हम किसी व्यक्ति को पकड़ करके बैठा दें, यानी कि जो हमें योग्य लगे। हालांकि आप मनोनयन की भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ प्रावधान होते हैं जिनके तहत मनोनीत किया जाता है। लेकिन यहाँ समझने की बात क्या है कि संविधान सभा में मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य थे। इन्हीं सभी सदस्यों ने मिलकर के एक लंबी परिचर्चा की, जैसे आप कहते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इस परिचर्चा के बाद एक दस्तावेज, एक ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ में क्या लिखा? देश के शासन को चलाने के लिए कई सारे कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन शासन को चलाने के लिए देश के कानून, प्रशासनिक के जो भी कानून रही, विधियां रहीं, इनका निर्माण किया। और उन सभी विधियों को एक दस्तावेज में, एक ग्रंथ में, एक किताब में सन्निहित कर दिया, समेकित कर दिया। और उसी दस्तावेज का नाम संविधान है। तो संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें संविधान एक प्रकार का वैधानिक दस्तावेज है जिसमें देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबद्ध विविध प्रकार की विधियां, कानून इत्यादि समाहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा आप इसकी परिभाषा को लेकर के कह सकते हैं। तो अब देखिए, आपको ये मालूम चला संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा कब बनी थी, तो ये आपको मालूम चला। अब हमारा संविधान बना। तो संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है। अब ये परिभाषा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और आपको ऐसे ही इन परिभाषाओं को अध्ययन करके, अब मैं देखिए पहले तो मैं समझाऊंगा यहाँ बातों को, और लिखा हुआ मैं पहले से ही लाया हूँ, चूंकि मैं समझाने पर आपको ज़्यादा बल दे सकूँ और बाकी सब कुछ यहाँ लिखा है। तो मैं सब कुछ लिख करके यहाँ लाया हूँ, वो इसलिए लाया हूँ चूंकि मैं पढ़ा सकूँ, चूंकि मेरा समझाने के लिए ही हुए। बाकी ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो ग्रंथों में तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझाना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। और यह बेसिक वाले यानी कि एकदम 0 से हीरो तक के लिए क्लास है। वो आपको फर्स्ट क्लास आप कंप्लीट देख लीजिए और इसके बाद अगली मेरी 10 क्लासेस देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि 2.5 लाख की कोचिंग और ये कितना अंतर है और क्या है। मैं बताऊंगा नहीं, मेरा कंटेंट ही आप देख करके समझेंगे। चलिए, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। तो देखिए परिभाषा मैंने क्या लिखा है, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें देश की शासनिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले महत्वपूर्ण कानून व विधियां समेकित हैं।
यानी कि सभी विधियां समेकित हैं। तो कैसी कौन सी विधियां हैं जो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के काम आती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि न्यायालय के लिए भी इसमें है वर्णन। हाँ, न्यायालय के लिए भी है। तो निर्वाचन आयोग के लिए है। हाँ, निर्वाचन आयोग के लिए भी है। यूपीएससी के लिए भी है। हाँ, यूपीएससी के लिए भी है। यानी कि आप जो पढ़ते हो ना कि ये संविधान में आप जो भी बड़ी संस्था का नाम जानते हो वो सबका। आरबीआई का है सर? जी बिल्कुल, आरबीआई का भी है। तो कुल मिलाकर के, हालांकि आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट है, लेकिन इन सभी के लिए भारत में यदि एक बात की जाए कि आरबीआई के लिए भी कुछ बदलाव करना है तो हमारी संसद कर सकती है। ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण शक्ति हमारी संसद कर सकती है, यानी कि संविधान के आधार पर कर सकती है, संसद स्वयं नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा। तो संसद को भी जो शक्ति प्रदान करने वाला है वह संविधान है। यानी कि हमारे देश का कोई भी कार्य करता है तो वो कहां से शक्ति प्रदान करता है? संविधान से प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। एक और परिभाषा हम यहां देखेंगे कि संविधान की। अब एक किसी विद्वान के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कोई विद्वान क्या कह रहा है परिभाषा। अब देखिए, पेपर में आपके पास कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको संविधान की आवश्यकता पड़ेगी या संविधान शब्द का प्रयोग होगा और आपको नहीं आ रहा होगा। तो इसी प्रकार की परिभाषाओं को लिखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, वैसे मुझे लग रहा है आवाज़ थोड़ी तेज हो तो मुझे अगले लेक्चर में बता दीजिएगा। मैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ धीमी रखूँगा, मतलब गति तेज हो यदि तो धीमी रखूँगा, ठीक है। वैसे थक जाऊँगा तो धीरे हो ही जाऊँगा, है ना। आगे चलते हैं। देखिए, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो कि शासन के अधिकार, कि शासन के क्या अधिकार हैं, उसके दायित्व तो क्या है, यानी उसे जनता के प्रति क्या करना है। जैसे कि अभी आपको बताऊंगा कि जनता के लिए, देश के लिए क्या करना है। नीति निर्देशक तत्व, आपको जो पीडीएस के तहत गेहूं बांटा जा रहा है, या फिर आपके लिए जो स्वास्थ्य या चिकित्सा संबंधी जो आपके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, या जो आपको कई सारे डीपीएसपी के तहत, जैसे अभी आपने देखा कि उसकी बात चल रही है, समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात रही है, अनुच्छेद 40 में जो वर्णन है अभी, तो इस प्रकार के गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता की बात है 39(4). तो ये सभी जो बता रहे हैं अधिकार हैं, दायित्व हैं, यानी कि लोगों के प्रति राज्य के क्या दायित्व हैं, तो उस राज्य को दायित्व याद दिलाने के लिए भी किसमें वर्णन है? इसी संविधान में है। तो संविधान में क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि शासन के अधिकार निश्चित करता है, दायित्व निश्चित करता है, लोगों के प्रति कर्तव्य के साथ ही विविध कानून संग्रहित होते हैं इसमें। यानी कि लोगों के कैसे कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, मतलब हम हैं तो हमें संविधान यदि कुछ दे रहा है तो हमारे भी तो कर्तव्य है कि उसको दें। जैसे कि हमारे माता पिता हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हमारा भी यह कर्तव्य है ना कि हम उनको सेवा करें, उनके बुढ़ापे में ध्यान रखें, वृद्धावस्था में। तो यहाँ जैसे हमारा माता पिता के प्रति कर्तव्य है और माता पिता हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही संविधान भी हमें बहुत सारे अधिकार देता है। मौलिक अधिकार जिसे आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो वो मौलिक अधिकार जो प्रदान करता है वह उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो हमारे कर्तव्य भी हैं इसमें। अब देखिए, आप ही मैं इतना ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, किस कमेटी के आधार पर है, क्या है। चूंकि अभी मैं बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, मैं 4-5-6 क्लासेस के बाद थोड़ा इन लोगों को बेसिक बातें नहीं समझा पाएंगे, जो नए बच्चे हैं तो वो भाग जाएंगे इसलिए, और नहीं पढ़ पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। भागने का तो कुछ नहीं है, समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो थोड़े से विद्वान ज़्यादा हैं वो थोड़ा सा समझेंगे, और यदि आपको ज़्यादा आ रहा है तो स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो अधिकार, दायित्व व लोगों के प्रति कर्तव्य के साथ ही उनके विविध कानून संग्रहित होते हैं जिसको आधारभूत मानकर देश का संचालन किया जाता है। तो आधारभूत किसके आधार मान करके कार्य कर रही है सरकार? तो इन्हीं कानूनों को देख करके कार्य कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बुलसे विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, इनकी यह परिभाषा है। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या होता है, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के ही आधार पर हमारी जुडिशियरी चल रही है, यानी कि हमारी न्यायपालिका चल रही है। ठीक है, हमारी लेजिस्लेटिव चल रही है, यानी कि हमारी संसद चल रही है, एग्जीक्यूटिव चल रही है, यानी कि कार्यपालिका चल रही है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, मैं यही बता दूं आपको, ये जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, इन तीन के बारे में लिखा है। हालांकि आगे मिलेंगे तो जहां हिंदी भी लिखा होगा, बट यहाँ इंग्लिश लिखा है तो इतने इंग्लिश से परहेज नहीं करनी है। चलिए आगे चलेंगे।
तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये सभी कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं? संविधान से। तो जैसे कि अभी क्या हुआ, आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रीय कुछ समय पहले कि 99वां जो संविधान संशोधन हुआ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना, उसको क्या किया कि हमारे न्यायपालिका ने कह दिया यह असंवैधानिक है। क्या है ये? असंवैधानिक, शून्य घोषित कर दिया उसको। यानी कि ये हमारी न्याय मतलब संविधान के विरुद्ध है, ऐसा हमारी पावर के विरुद्ध है, हमारी पावर को छीनना है, ऐसा और उसको कर दिया। तो ये शक्ति कहाँ से मिला? ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही सृजित किया गया शक्ति है। ध्यान रखिएगा, मैं सृजित किया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक समीक्षा नहीं लिखा है, ना ही न्यायिक समीक्षा करने की यहाँ वो दी गई है इसको शक्ति न्यायपालिका को। इसने अपने विभिन्न प्रकार के निर्णयों से, खासकर केशवानंद भारती केस के बाद इस चीज़ को लाया है। ध्यान रखिएगा। तो ये न्यायिक समीक्षा धीरे धीरे ये चीज़ें इसमें ली है। हालांकि ये पहले ही उससे स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो पहले ही संविधान संशोधन से स्टार्ट हो गया था, जहाँ भूमि का जो अधिकार था 7 मौलिक अधिकारों में, वहीं जो 7वां नंबर था उसको हटा करके एक विधिक अधिकार मात्र बना दिया था। तो वहीं से ये स्टार्ट हो गया था। हालांकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति जुडिशियरी के पास है, लेकिन जो मतलब जो जब से जो बुनियादी ढांचे वाला काम आया कि तो तब से इस चीज को और ज्यादा बल प्रदान हुआ। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि भारतीय संविधान क्या है, तो संविधान को समझा। आगे देखेंगे, आगे यानी कि संविधान की एक परिभाषा और एक विद्वान के अकॉर्डिंग हम यहाँ देख लेते हैं। और यह विद्वान की परिभाषा यहाँ दिख रही है कि संविधान एक ऐसे निश्चित नियमों का संकलन है, तो कुछ नियमों का या विधियों का संकलन है जिसमें सरकार की कार्यविधि कि सरकार को क्या करना है प्रतिपादित होती है, तथा जिनके द्वारा संचालन किया जाता है और इसी के द्वारा संचालन किया जाता है। यानी कि कार्यविधियां लिखी हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है संविधान में अनुच्छेद 280 में कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो वित्त आयोग के गठन का उसी के आधार पर उसका गठन करते हैं। तो इस प्रकार का सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है तथा जिनके द्वारा उनका संचालन किया जा रहा है उनकी सीमाओं व दायित्वों का भी निर्धारण होता है। किसकी सीमाओं का? सरकार की। जैसे कि आपने देखा कि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13 में यह लिखा हुआ है, आगे लिखा भी मिल जाएगा आपको नोट्स में। अभी अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जिस हद तक वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी उस हद तक वह विधि शून्य हो जाएगी। जैसे कि एक विधि बनाई है और विधि में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन 2 पेज में जो शुरुआत की बात लिखी है वो क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये 2 पेज असंवैधानिक हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, बाकी विधि सही बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना होगा ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डीप में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे उदाहरण आएंगे तो आपको सुनते रहना होगा। और देखिए, आपको भी ऐसे लगेगा जो पहली बार पढ़ रहे होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हो जो सर बोल रहे हैं, तो वो सच में नहीं आएंगी। मुझे 4, 5, 6 बार पॉलिटी पढ़ने के बाद और 3-4 टीचरों से पढ़ने के बाद पॉलिटी बहुत अच्छी सी आई है। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ ये ध्यान रखें कि एक बार में नहीं आएगा, जब आप कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद ही आपको अच्छे से आएगा। तो एक बार ये लेक्चर कंप्लीट आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, उसके बाद एक बार और आप इन लेक्चर्स को रिवाइज करिएगा, तब आपको दोबारा पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी होगी और समझ में भी आएंगी। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ संविधान क्या है और संविधान सभा क्या है।